ये देखो, पहले आप कुछ प्रॉब्लम्स करते हैं एडजॉर्प्शन पे, फिर कैटालाइसिस की थ्योरी पढ़ेंगे। मिथाइलिन ब्लू फ्रॉम इट्स एक्वस सॉल्यूशन is adsorbed on activated charcoal at 25 degrees Celsius for this process the correct statement is, इस प्रोसेस के लिए करेक्ट स्टेटमेंट क्या है? मिथाइलिन ब्लू का सॉल्यूशन है, तो ये बेसिकली हो गया एडजॉर्प्शन, एग्जांपल ऑफ एडजॉर्प्शन ऑन सॉलिड्स फ्रॉम एक्वस सॉल्यूशन। तो हमने देखा है कि इसमें अगर चारकोल और लेते हैं, एक्टिवेटेड चारकोल सॉलिड सब्सटेंस है, इसमें मिथाइलिन ब्लू एडजॉर्ब हो जाता है और कलरलेस सॉल्यूशन हो जाता है। पर ये है एडजॉर्प्शन सॉलिड्स फ्रॉम एक्वस सॉल्यूशन। तो कल हमने देखा था कि एडजॉर्प्शन फ्रॉम सॉल्यूशन फेज ऑन सॉलिड्स जब होता है तो इट इज मोर ऑफ द फिजिकल एडजॉर्प्शन की प्रॉपर्टी जो होती है उनको फॉलो करता है। तो एडजॉर्प्शन रिक्वायर्स एक्टिवेशन एट 25 डिग्री सेल्सियस। ये बात सही नहीं है, क्योंकि ये इसमें आपको एक्टिवेशन नहीं चाहिए होता है, नॉर्मल कम टेम्परेचर पे ये हो जाता है, तो ये इनकरेक्ट है, जैसे फिजिकल एडजॉर्प्शन में होता है। एडजॉर्प्शन इज अकम्पनीड बाय अ डिक्रीज इन एंथैल्पी, ये बात सही है, होगा ये भी एक्सोथर्मिक। वो अलग बात है केमिजॉर्प्शन की तरह नहीं होने का बहुत ज्यादा एनर्जी रिलीज नहीं होगा जैसे केमिजॉर्प्शन में होता है, पर एक्सोथर्मिक होगा। एडजॉर्प्शन इंक्रीजेस विद इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर, नहीं, क्योंकि ये होता है फिजिकल एडजॉर्प्शन की तरह होता है। डेल्टा एच इसका नेगेटिव होता है, पर एक्टिवेशन एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं है, तो नो एक्टिवेशन इज नीडेड। तो टेम्परेचर इंक्रीज करने पे लीचेटर प्रिंसिपल में जिस तरह से एक्सोथर्मिक रिएक्शन बैकवर्ड जाती हैं, तो ये फेवर नहीं करेगा, एडजॉर्प्शन इंक्रीज नहीं होगा, तो ये भी इनकरेक्ट है। एंड इट इज नॉट इरिवर्सिबल, इट इज रिवर्सिबल, जैसे फिजिकल एडजॉर्प्शन होता है, मतलब रिवर्सिबल होता है। आप एक पॉइंट याद रखो कि एडजॉर्प्शन ऑन सॉलिड्स फ्रॉम एक्वस सॉल्यूशन इज लाइक फिजिजॉर्प्शन। फिजिजॉर्प्शन की जो प्रॉपर्टीज आप एसोसिएट करते हो वही प्रॉपर्टी, ठीक है, इंस्टेड ऑफ प्रेशर यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन होगा, प्रेशर नीड टू बी रिप्लेस्ड बाय कॉन्सेंट्रेशन, लेकिन बाकी ये प्रॉपर्टीज इसी की सेटिस्फाई करेगा फिजिजॉर्प्शन की। जैसे फिजिजॉर्प्शन रिवर्सिबल होता है, ये भी रिवर्सिबल होता है। जिस तरीके से फिजिजॉर्प्शन टेम्परेचर बढ़ने के संग डिक्रीज होता है, ये भी डिक्रीज होता है। जिस तरह से एक्सोथर्मिक फिजिजॉर्प्शन होता है बट नॉट अ वेरी हाई अमाउंट, ये भी ऐसा ही होता है। और जिस तरह से फिजिजॉर्प्शन में एक्टिवेशन इज नॉट नीडेड, इसमें भी एक्टिवेशन इज नॉट नीडेड। तो ये हो गया, ये आईआईटी में आया हुआ है। Here I am not exactly recalling. Let me see it.
2013 में। देन नेक्स्ट प्रॉब्लम, इसको देखो, पढ़ो पहले जरा सा। थ्री 3.6 ग्राम of oxygen is adsorbed on 1.2 gram of metal powder. मेटल पाउडर है, यानी एडजॉर्बेंट जो है वो सॉलिड सब्सटेंस है, 1.2 ग्राम है। इसमें ऑक्सीजन को एडजॉर्ब होना है। तो ये बोला है कि 3.6 ग्राम ऑक्सीजन इज एडजॉर्ब्ड ऑन 1.2 ग्राम मेटल पाउडर। What volume of oxygen adsorbed per gram of the adsorbent at STP? तो पहले तो what the amount of oxygen जो कि एडजॉर्बेट है, एडजॉर्ब per gram metal powder would be 3.6 by 1.2 in gram, so that is 3 per gram metal powder। 3 ग्राम एडजॉर्ब हो रहा है, जिसको हम x/m बोलते थे। अब ये बोल रहे हैं व्हाट वॉल्यूम, तो एसटीपी पे पहले 3 ग्राम का मोल्स कितना हो जाएगा, मोल्स ऑफ ऑक्सीजन corresponding to 3 ग्राम is 3/32 O2, Yes. and volume at STP Into 22.4. into 3/32 into 22.4। तो ये आपका सॉल्व करके जो वैल्यू आ जाएगी 2.1, ये 2.1 लीटर आ जाएगा पर ग्राम एडजॉर्बेंट, यानी 2.1 लीटर ऑक्सीजन इज एडजॉर्ब्ड, जो कि एडजॉर्बेट है, ऑन 1 ग्राम ऑफ मेटल पाउडर, जो कि एडजॉर्बेंट है। तो ये आंसर। सर हाँ बोलो। तो वो अमाउंट ऑफ O2 एब्जॉर्ब उसका यूनिट 3 ग्राम ही होता है। क्या बोल रहे हो O2 का? तो जो अमाउंट एब्जॉर्ब निकाला है हम लोगों ने 3 हाँ। यूनिट, तो उसका यूनिट ग्राम ही होगा। नहीं, एक्चुअली वैसे तो देखा जाए तो 3 हम मतलब बेसिकली 3 ग्राम ही लिखेंगे, जैसे 3 ग्राम पर ग्राम। हाँ, आपको ही पूछे कि x/m का क्या यूनिट है, तो हम बोलेंगे ये यूनिटलेस क्वांटिटी है। पर वैसे क्वांटिटी तो क्या लिखेंगे, कोई अगर बोले भाई 1 ग्राम में 3 ग्राम एब्जॉर्ब हुआ तो ग्राम ही लिखेंगे। हालांकि कोई पूछे कि ये x/m की क्या यूनिट है, जमटम, तो यूनिटलेस है। ठीक है, ठीक है सर। ये बताओ select correct adsorption isobars। isobars प्रेशर जब कांस्टेंट होता है तो कांस्टेंट प्रेशर पे x/m वर्सेस टेम्परेचर।
for chemisorption and physisorption respectively. तो बताओ Sir, C. सर सी। तो देखो जो physisorption होता है गैसेस का ऑन सॉलिड, वो तो टेम्परेचर बढ़ता है, एब्जॉर्प्शन डिक्रीज करता है। तो दिस शुड बी द कर्व, मतलब ये तो फिजिजॉर्प्शन का कर्व ये हो या ये हो, ये है, यानी ए या सी में कोई आंसर होना पड़ेगा। केमिजॉर्प्शन में क्या होता है, क्योंकि दे रिक्वायर अ हाई एक्टिवेशन एनर्जी, ऑल्दो एक्सोथर्मिक होता है, बट फर्स्ट यू नीड टू अचीव द एक्टिवेशन एनर्जी, यू नीड टू रीच द एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स स्टेट। तो इनिशियली टेम्परेचर आपको बढ़ाना पड़ता है, अदरवाइज काइनेटिकली ही चीज पॉसिबल नहीं हो पाएगी। तो इनिशियली केमिजॉर्प्शन इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन टेम्परेचर लाइक दिस, लेकिन उसके बाद वंस एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स स्टेट इज अचीव, क्योंकि प्रोसेस तो एक्सोथर्मिक है, या तो आप ग्राफ को केवल ऐसा भी छोड़ सकते हो, ठीक है, लेकिन अगर कंप्लीट दिया मतलब उसके बाद बियॉन्ड दैट पॉइंट इफ यू इंक्रीज द टेम्परेचर इट विल अगेन स्टार्ट डिसॉर्बिंग, डिसॉर्प्शन शुरू हो जाएगा, कम होना शुरू हो जाएगा। तो ये केमिजॉर्प्शन का ग्राफ है, ये फिजिजॉर्प्शन का। तो आंसर सी। आंसर इज सी। ये पढ़ो जरा सा, फिर बताता हूँ। At STP, the volume of nitrogen gas required. आंसर ए है क्या? आंसर ए है, 5.56 मीटर स्क्वायर पर ग्राम, सही है। At STP, the volume of nitrogen gas required to cover a sample of silica gel, assuming Langmuir monolayer adsorption, it is found to be 1.3 सेंटीमीटर क्यूब पर ग्राम ऑफ द जेल। तो जो जेल है उसमें नाइट्रोजन जो है वो 1.3 सेंटीमीटर क्यूब एडजॉर्ब हुआ। The area occupied by the nitrogen molecule is 0.16 नैनोमीटर स्क्वायर। एरिया से एक मोनोलेयर की बात हो रही है, यानी जो भी बनेगा एक एक मॉलिक्यूल, मतलब डबल लेयर नहीं बनेगी। पर अगर ये नाइट्रोजन मॉलिक्यूल है तो इसकी एरिया का मतलब है ये वाला। तो दिस इज द एरिया इज गिवन एज 0.16 नैनोमीटर स्क्वायर।
या 0.16 10 पर माइनस 18 meters square if needed. We will do that. What is the surface area per gram of silica gel? सिलिका जेल का पर ग्राम सरफेस एरिया क्या है? Na की वैल्यू लेनी है दिस मच. तो एक्चुअली देखो एट St तो वॉल्यूम ऑफ नाइट्रोजन गेट्स एब्जॉर्ब पर ग्राम सिलिका जेल कितना हो जाएगा? दिया है, अमाउंट दिया हुआ है, गिवन है कि 1.3 सेंटीमीटर क्यूब पर ग्राम सिलिका जेल. तो 1.3 सेंटीमीटर क्यूब में कॉरस्पॉन्डिंग मोल्स क्या हो जाएंगे नाइट्रोजन के? 1.3 by 224 00 मोल्स. नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स क्या हो जाएंगे? ये नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हो जाएंगे जो कि सॉल्व करने पे 7.8 और अगर ये भी हटा दें ये भी 10 पर 21 हो गए. ये मॉलिक्यूल्स हो गए. व्हाट इज द टोटल एरिया टेकन बाय देम? इक्वल टू 7.8 224 into 0.16 into 10 पर माइनस 18 मीटर स्क्वायर. तो ये हो जाएगा जब सॉल्व करोगे तो दिस वैल्यू विल कम. और ये एरिया ही क्या है? ये एरिया ही आपका ये पूरा सॉल्व करने पे वैल्यू आ जाएगा 7.8 into 10 by 224. ये आपका 10 पर 19 हो गया. तो ये वैल्यू सॉल्व करके आपका आ जाएगा और इंटू 16 भी. तो ये सॉल्व जब पूरा करोगे तो दिस विल कम 39/7 आ जाएगा और फाइनली ये 5.568 आ जाएगा. ये हो गया नाइट्रोजन मॉलिक्यूल जो सिलिका जेल पे एडजॉर्ब हुए. ये क्योंकि मोनोलेयर बन रहा है तो जो भी पर ग्राम है पर ग्राम एडजॉर्ब हुए तो जो भी होंगे इस तरीके की लेयर बन रही होगी. डबल लेयर बनने की बात नहीं है. तो जो इनका एरिया है वही पर ग्राम सिलिका का एरिया हो गया. तो पर ग्राम सिलिका जेल ये उसका सरफेस एरिया हो गया. यही पूछा है. समझ में आया? यस सर. Yes, sir. तो ये कभी कभार अगर ये तो सीधा एरिया दे दिया, अगर नाइट्रोजन मॉलिक्यूल्स का रेडियस दिया हो जो कि स्फेरिकल है तो जो एरिया होगा वो लेना पड़ेगा पाई आर स्क्वायर, क्योंकि है तो ये स्फेरिकल. मान लो ये स्फेरिकल है और ये सरफेस है, लेकिन एरिया हम ये वाली प्रोजेक्टेड एरिया लेंगे. मॉलिक्यूल्स ऐसे रहेंगे
लेकिन एरिया, ये जो प्रोजेक्टेड एरिया होता है पाई आर स्क्वायर, इसको लिया जाएगा। तो अगर यहां तो सीधा एरिया यही दिया है, एक्चुअली दे आर गिवन एरिया ऑक्युपाइड, मतलब एक्चुअली ये वाला एरिया दिया है। और अगर रेडियस दिया हुआ होता, मान लो किसी किसी को रेडियस भी दिया हुआ होता है, तो रेडियस दिया है तो आप 2 पाई आर स्क्वायर और नहीं निकालोगे, यू विल फाइंड एरिया जो ऑक्युपाई करेगा एक स्फेरिकल पार्टिकल, दैट इज पाई आर स्क्वायर। ये बात समझ में आई? ये करो, वन ग्राम ऑफ एक्टिवेटेड कार्बन यानी एक्टिवेटेड चारकोल हैज अ सरफेस एरिया ऑफ दिस मच, कंसिडरिंग कंप्लीट कवरेज। एक तो पूरा कवर 1 ग्राम की जो भी सरफेस है पूरी कवर्ड हो गई, एज वेल एज मोनोलेयर एडजॉर्प्शन, मल्टी लेयर नहीं हो रहा है, यानी इट्स अ बेसिकली केमिजॉर्प्शन हो रहा है। तो मोनोलेयर हो रहा है, जैसे ये हो गया आपका, मान लो 1 ग्राम चारकोल का ये उसका स्प्रेड है, इसमें सरफेस एरिया भी दिया हुआ है 1000 मीटर स्क्वायर, considering complete coverage as well as monolayer adsorption, how much ammonia at STP would be adsorbed on the surface of 44/7 gram carbon if radius of ammonia molecule is ये। तो एक चीज देखो, सबसे पहले अगर 1 ग्राम कार्बन का सरफेस स्प्रेड 1000 मीटर स्क्वायर है, तो 44/7 ग्राम कार्बन का जो एरिया होगा इतना एरिया हो जाएगा। अब 1 मॉलिक्यूल ऑफ अमोनिया, ऑक्युपाई एरिया इक्वल टू कितना, पाई आर स्क्वायर, तो 22/7 इंटू रेडियस 10⁻⁻8 सेंटीमीटर दिया है, तो मीटर में 10⁻10 हो जाएगा। इतना एरिया एक मॉलिक्यूल अमोनिया का होता है। तो नंबर ऑफ, क्योंकि मोनोलेयर बन रहा है, नंबर ऑफ अमोनिया मॉलिक्यूल नीडेड टू कवर दिस मच एरिया जो 44/7 ग्राम का है, क्योंकि अल्टीमेटली हमको निकालना है वॉल्यूम ऑफ अमोनिया। तो पहले नंबर ऑफ अमोनिया मॉलिक्यूल हो जाएगा 1000 इंटू 44/7 बाई 22/7
10 power minus 20. So this value will give 2 into 10 power 23 molecules. तो मोल्स कितने हो जाएंगे? डिवाइडेड बाय 6 into 10 power 23, यानी 1/3 moles. Hence, volume at STP क्या हो जाएगा? What is the volume at STP? बताओ. Into 22.4. 1/3 into 22.4. ये आपका 7.46 लीटर आ जाएगा. Answer is this much. ये आंसर हो गया 7.46 लीटर. ये बताओ, मोर देन 1, ये 1/, मोर हो सकता है. Sir, A, B, D. ABD. ए तो सही है. एडजॉर्प्शन इज ऑलवेज एक्सोथर्मिक. ये भी ये आईआईटी में आया हुआ है, आईआईटी 2011. एडजॉर्प्शन इज ऑलवेज एक्सोथर्मिक. यस, चाहे फिजिजॉर्प्शन हो, चाहे केमिजॉर्प्शन हो, चाहे सॉल्यूशन फेज से सॉलिड सरफेस पे हो, सभी एक्सोथर्मिक होते हैं. फिजिजॉर्प्शन में ट्रांसफॉर्म इनटू केमिजॉर्प्शन एट हाई टेम्परेचर. यस, ये भी बात सही है, हमने पढ़ा है. फिजिजॉर्प्शन इंक्रीजेज विद इंक्रीजिंग टेम्परेचर, यही बात यहीं गलत हो गई, बाकी देखने का जरूरत ही नहीं है. इनकरेक्ट. केमिजॉर्प्शन इज मोर एक्सोथर्मिक. यस. However, it is very slow due to high energy of activation. Yes, ये वाली बात भी है. ये हाई होता है तो के लो होता है, तो ये भी सही है. तो आंसर ए, बी, डी बस सही है. ये बताओ, more than 1 choice is correct. क्या होगा? Sir, पहला all ग्राफ, Sir, physiजॉर्प्शन. पहला ग्राफ तो फिजिजॉर्प्शन है. फर्स्ट इज फिजिजॉर्प्शन, सेकंड वन Chemism. टेम्परेचर बढ़ रहा है और
एडजॉर्प्शन बढ़ रहा है, तो ये क्या होगा? टिल अ पॉइंट, उसके बाद नहीं बताया, पर ये किसका नेचर है? Chemizoption. Chemizoption. It is a feature of chemizoption. This one is, ये तो फ्रेंडली आइसोथर्मी हो गया, गैसेस का एडजॉर्प्शन ऑन सॉलिड्स, और मेनली फिजिजॉर्प्शन की बात ही हो रही है, ये कि प्रेशर बढ़ रहा है एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे, तो एडजॉर्प्शन भी बढ़ रहा है, और संग में टेम्परेचर बढ़ने के संग फिजिजॉर्प्शन अमाउंट सेम प्रेशर पे कम हो रहा है। दैट्स अ फीचर ऑफ फिजिजॉर्प्शन। तो ये अगेन फिजिजॉर्प्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है। एंड दिस वन इज, ये फीचर किसका है? Chemizoption. ये केमिजॉर्प्शन का, इसमें एक्टिवेशन एनर्जी की बात हो रही है। हाई अमाउंट ऑफ डेल्टा एच भी है, लेकिन शुरुआत में एक्टिवेशन भी चाहिए, जबकि बिल्कुल ऐसा ही ग्राफ अगर, ये तो केमिजॉर्प्शन है, पर इसी ऐसा ही रिलेटेड ग्राफ अगर फिजिजॉर्प्शन का चाहिए होता, तो ग्राफ वुड हैव बीन लाइक दिस। कम वैल्यू, एक्टिवेशन नहीं चाहिए, तब ये ग्राफ फिजिजॉर्प्शन को रिप्रेजेंट करता, पर अभी ये केमिजॉर्प्शन को टेम्परेचर के संग, क्योंकि प्रेशर के संग केमिजॉर्प्शन बढ़ता है, लेकिन टेम्परेचर के संग वो भी बढ़ता है। तो अगर सपोज ये केमिजॉर्प्शन है, अगर सपोज ये वाला ग्राफ आप केमिजॉर्प्शन के लिए अगर मान लो ऐसा ग्राफ दिया है, तो ये तो टेम्परेचर के संग है, पर प्रेशर के संग भी ये इंक्रीज हो रहा है, प्रेशर के संग केमिजॉर्प्शन भी इंक्रीज होता है। वो अलग बात है कि उसमें, लेकिन फिजिजॉर्प्शन तो क्या होता है, उसमें केमिकल नेचर्स का कोई खास लेना देना नहीं होता है, तो प्रेशर हैज अ वेरी बिग से, पर यहाँ भी प्रेशर हैज अ फेवरेबल इफेक्ट। लेकिन टेम्परेचर अगर बढ़ाएंगे, तो टेम्परेचर बढ़ाने के संग भी वैल्यू बढ़ेगी। जैसे कि आपको ये 200 केल्विन दिया हो और ये 250 केल्विन पे ऐसा दिया हो, तो ये आप बोलोगे केमिजॉर्प्शन है। Then this is केमिजॉर्प्शन, ये चीज। पर ज्यादातर ये ग्राफ फिजिजॉर्प्शन के ज्यादा, तो हमारे पास क्या आंसर हो गया? 1 is फिजिजॉर्प्शन, 2 is केमिजॉर्प्शन। यस, A is correct। 3 ये गलत है। 4 is केमिजॉर्प्शन एंड 2 is केमिजॉर्प्शन, ये भी सही है। 4 is केमिजॉर्प्शन, 3 ये गलत है। तो आंसर इज A and C। ये हो गया आपका। ये देखो, ये भी मोर देन 1। बोलो क्या होगा? Sir, A. More platinum and palladium often used for carrying out electrolysis of aqueous solutions to adsorb liberated hydrogen. Yes, ये बात सही है।
इस प्रोसेस को ऑक्लूजन बोलते हैं। हमने देखा था भी कि जो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में भी जो इलेक्ट्रोड प्रेशर होती है वो बेसिकली सरफेस फिनोमिना ही होते हैं, ऑक्लूजन, और हाइड्रोजन इज नोन एज ऑक्लूडेड हाइड्रोजन। तो ये वाली बात सही है। Powdered substances are more effective adsorbents than their crystalline form as they have more surface area. Is it correct or false? Correct. 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 Physisorption increases with increase in temperature. Sir, wrong. 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 ये भी correct, ये भी correct है। नहीं, physisorption increases with increase in temperature. ओ, ये आपका क्या होगा? टेम्परेचर, ये आपका डिक्री, ये रॉन्ग है। एंड इन जनरल विद इंक्रीज इन प्रेशर, इन जनरल विद इंक्रीज इन प्रेशर एडजॉर्प्शन इंक्रीजेस टिल अ सैचुरेशन वैल्यू इज अचीव्ड। ये वाली बात भी Correct. करेक्ट है। तो आंसर हो Correct. जाएगा ए, बी एंड डी। ठीक है, आंसर वुड बी ए, बी एंड डी। फिजिक्स ऑप्शन का ऐसा ग्राफ होता है विद टेम्परेचर। डिक्रीज होता है, ये इंक्रीज की जगह डिक्रीज होगा। हाँ, केमिक ऑप्शन लिखा हुआ होता तो ये पार्शियली करेक्ट है कि इंक्रीज इन टेम्परेचर टिल एट अ पॉइंट, उसके बाद डिक्रीज करता है। बट इन जनरल कैसा दिया तो हम बोलते हैं हाँ करेक्ट है। दिस वन फॉर लैंग्वेज आइसोथर्म, ये बताओ। लैंग्वेज आइसोथर्म में एक्सप्रेशन ऐसा होता है x बाई एम कुछ AP बाई B प्लस AP, कुछ इस तरीके का फॉर्मेट। A एंड B आर कांस्टेंट, नॉट वन डबल कांस्टेंट, जस्ट कांस्टेंट्स। तो जब P बहुत लो होता है, एट वेरी लो P इट इज नियरली AP, लीनियर K यानी KP व्हेन प्रेशर इज वेरी लो। ये बात सही है। ग्राफ ऑलमोस्ट स्ट्रेट लाइन। मॉडरेट प्रेशर पे एक्चुअली यही एक्सप्रेशन आता है। तो मॉडरेट प्रेशर पे ये आपका इंक्रीजिंग और कॉन्केव डाउनवर्ड होता है, कल बताया था। और वेरी हाई प्रेशर पे दिस विल बी, इसको 1 प्लस BP लिखते हैं एक्चुअली, एक्सप्रेशन ऐसा लिखा होता है rather than this, AP 1 प्लस BP। तो अब अगर प्रेशर बहुत हाई है तो ये हो जाएगा, दिस विल बिकम A बाई P कांस्टेंट। प्रेशर इन्फिनिटी क्या होगा, ये हो जाएगा A 1 बाई P प्लस B, दिस विल टेंड टू 0, तो इट बिकम्स कांस्टेंट। ये वाली बात भी सही है, ये बात सही है, पर ये गलत है। और ग्राफिकली फिर कांस्टेंट मतलब ऐसा हो गया, तो पहले लीनियरली बढ़ रहा है, फिर ऐसे बढ़ रहा है, फिर प्रैक्टिकली सैचुरेशन पर, तो यही ग्राफ हो गया। ये लीनियर ऐसा फिर ऐसा, तो ये भी सही है। तो आंसर इज A, C एंड D। और वहीं पे जो फ्रिंडलिज आइसोथर्म है वो आपका, उसका एक्सप्रेशन भी एक बार रिकॉल कर लो। काफी क्वेश्चन फ्रिंडलिज आइसोथर्म पे भी रिलेटेड आते हैं, कभी n की वैल्यू निकालो, तो एक बार रिकॉल कर लेते हैं।
वहां पे फिंडलिच के लिए होता है x/m के p 1/n n greater than 1। log लेते हैं तो बन जाता है log तो अगर ग्राफ ड्रॉ करेंगे log p x एक्सिस पे और log x/m तो ये log के ऐसा हो जाएगा, क्योंकि ये क्वांटिटी स्लोप पॉजिटिव होगा, पर ये tan थीटा 1/n हो जाएगा। इससे n की वैल्यू निकाल सकते हैं। इन जनरल ये वाला जो ग्राफ है, एक्सेप्ट एट वेरी हाई प्रेशर दिस एक्सप्रेशन डिड यू कह सकते हो कि प्रिडिक्ट्स एक्सपेरिमेंटली जो मिलता है उसको करेक्ट प्रिडिक्ट करता है। हाँ, एट वेरी हाई प्रेशर इट फेल्स, क्योंकि एट वेरी हाई प्रेशर एब्जॉर्प्शन बिकम ऑलमोस्ट कांस्टेंट, बट ये बताता है कि एट वेरी हाई प्रेशर भी ये इनफाइनाइट हो जाएगा। तो एट वेरी हाई प्रेशर इट फेल्स, और ये है। तो ये चीजें कई का इससे रिलेटेड क्वेश्चन आएगा, एन की वैल्यू निकालो, ग्राफ दिया है, ग्राफ कैसा होगा, तो ये सब चीजें। ये क्वेश्चन करो। कैमिज ऑप्शन क्या सही है? Sir, QS. एस नहीं होगा, क्योंकि कैमिज ऑप्शन लिक्विड वाले केस में कैमिज ऑप्शन प्रैक्टिकली नहीं होता है। तो ये लिक्विड सरफेस कैमिज ऑप्शन, फिजिज ऑप्शन बेसिकली गैसेज ऑन सॉलिड सरफेस ज्यादातर, तो वो रिलीवेंट बात नहीं है। तो मेनली AQ। और बाकी ठीक है, अगर कभी लिक्विड सरफेस पे कैमिज ऑप्शन हो रहा है तो ठीक है, इट विल तब तो डिक्रीज, दोनों ही डिक्रीज इन सरफेस टेंशन तो ठीक है ही तब। लेकिन कैमिज ऑप्शन नॉर्मली जब कुछ नहीं बोला तो इट इज गैसेज ऑन सॉलिड सरफेस, और सॉलिड सरफेस के लिए सरफेस टेंशन कोई खास मतलब नहीं है। तो ये हो जाएगा स्पेसिफिक एंड इंक्रीजेज विद टेम्परेचर। बट बात सही है, फिर इट डिपेंड्स ऑन, पर जनरली मान लो कि कोई लिक्विड सरफेस पे कोई गैस एडजॉर्ब हो रहा है, कभी ऐसा हो, तो वो भी है तो एडजॉर्प्शन ही। अब वहां पे कोई केमिकल बॉन्ड बन रहा हो तो केमिज ऑप्शन हो जाएगा। तो अब समटाइम्स इट डिपेंड्स कि हाउ अ पेपर सेटर इज थिंकिंग द सिनेरियो, पर नॉर्मली केमिज ऑप्शन गैसेज ऑन सॉलिड सरफेस के लिए बात करते हैं। पर ये है, इट इज सब्जेक्टेड टू डिस्कशन कि अगर केमिज ऑप्शन लिक्विड सरफेस पे हो रहा है किसी का, तो ये बात सही है, सरफेस टेंशन डिक्रीज होने वाली, गलत नहीं है दिखते से देखा है तो। सरफेस एनर्जी भी डिक्रीज होगा, क्योंकि एडजॉर्प्शन तो है ही अल्टीमेटली। तो कभी किसी लिक्विड के संग ऐसा क्या बात है केमिज ऑप्शन नहीं हो सकता? तो देखा जाए तो एक सेंस में एस भी सही है, आंसर में दिया नहीं है, बट इट इज कह सकते हो सब्जेक्टेड टू डिस्कशन कि केमिज ऑप्शन इसमें, ये वाली बात इसकी सही कह सकते हैं, एस भी इसके संग ले सकते हैं। फिजिज ऑप्शन में भी नॉट वेरी स्पेसिफिक, बट अगेन एस कैन बी इंक्लूडेड, क्योंकि सरफेस टेंशन और सरफेस एनर्जी को तो डिक्रीज करेगा ही। पर क्योंकि इस प्रॉब्लम में लिक्विड सरफेस एक अलग से बोला गया है, तो हम एक ये कह सकते हैं कि जब वो लिक्विड पे बात हो रही है तो वो अलग से लिख रहे हैं, यानी केमिज ऑप्शन फिजिज ऑप्शन जो नॉर्मली हम सोचते हैं वैसा ही है, अदरवाइज वहां भी बोल देते। डिजॉर्प्शन ऑफ अ सॉल्यूट ऑन लिक्विड सरफेस, तो एडजॉर्प्शन करता है डिक्रीज इन सरफेस टेंशन, डिक्रीज इन सरफेस एनर्जी एज वेल। तो डिजॉर्प्शन उल्टा करेगा, इंक्रीज द सरफेस टेंशन ऑफ द लिक्विड।
तो ये चीज। अब कैटालाइसिस, ये तो कुछ प्रॉब्लम्स हो गए, अब हम कैटालाइसिस पढ़ते हैं। कैटालिसिस के बारे में ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं, काफी केमिकल काइनेटिक्स में भी कैटलिस्ट के बारे में पढ़ा था। वहां पे हमने एक्टिवेशन एनर्जी, कॉलिजन थ्योरी और ये सब चीज देखी थी, अफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट देखा था, बट दैट वाज मोर ऑफ अ न्यूमेरिकल ओरिएंटेड वे में। यहाँ पे थियोरेटिकल वे में एंजाइम कैटालिसिस, तो जैसा सरफेस केमिस्ट्री, कैटालाइसिस इज आल्सो is a most of the time surface phenomenon. Potassium chlorate when heated strongly decomposes slowly giving dioxygen. ये रिएक्शन हम बहुत बार डिफरेंट एस्पेक्ट में पढ़ चुके हैं। हमने इसे स्टोइकियोमेट्री में भी पढ़ा था, हीटिंग इफेक्ट ऑफ सॉल्ट्स में भी पढ़ा है। स्टोइकियोमेट्री में रिएक्शन काफी यूज होती है। The decomposition occurs in the preparation of oxygen में भी हमने ये बात पढ़ी थी। टेम्परेचर रेंज लेकिन काफी ज्यादा होता है, 653 से 873 केल्विन। अगर बिना किसी कैटलिस्ट या कोई फॉरेन सब्सटेंस के हीट किया जाए, लेकिन देखा गया है however when a little quantity of manganese dioxide is added, MnO2, the decomposition takes place at a considerably lower temperature range. That temperature becomes 473 से 633, मतलब जो बिना इसके मिनिमम टेम्परेचर था 653, उससे भी कम आ गया रेंज। एंड आल्सो एट मच एक्सेलरेटेड रेट, मतलब के भी बढ़ गया, रिएक्शन रेट कांस्टेंट भी बढ़ गया। The added manganese dioxide remains unchanged with respect to its mass and composition, although physical state may get changed. क्योंकि टेम्परेचर रिएक्शन में हाई होगा तो हो सकता है कि आपने सॉलिड कैटलिस्ट लिया, बट रिएक्शन के खत्म होने के बाद, नॉट इन एवरी सिनेरियो बट इन सम सिनेरियो, यू मे फाइंड दैट कि उसका कंपोजिशन नहीं बदला, उसका फॉर्म नहीं बदला, मास नहीं बदला, पर हल्का सा उसके फिजिकल स्टेट में फर्क आ गया। इन अ सिमिलर मैनर द रेट्स ऑफ अ नंबर ऑफ केमिकल रिएक्शंस कैन बी ऑल्टर्ड बाय द मियर प्रेजेंस ऑफ अ फॉरेन सब्सटेंस। एक फॉरेन सब्सटेंस की प्रेजेंस से हम केमिकल रिएक्शंस की रेट को इंक्रीज कर सकते हैं। द सिस्टमैटिक स्टडी ऑफ द effect of various foreign substances on the rates of chemical reaction was first made by Berzelius in 1835, and he also suggested the term catalyst for such substances. Substances which alter the rate of a chemical reaction and themselves remain chemically and quantitatively unchanged after the reaction is known as catalysts, and the phenomenon is known as catalysis. We have already studied about catalysts and its functioning in chemical kinetics in a quantitative manner. Arrhenius equation, collision theory में मैक्सवेल कर्व देखा था कि कैसे कैटलिस्ट एक्टिवेशन एनर्जी को कम कर देते हैं, कम कर देते नंबर ऑफ इफेक्टिव पार्टिकल्स बढ़ जाते हैं जो कि बैरियर क्रॉस कर सकते हैं। Promoters and poisons. Promoters are substances that enhance the activity of catalyst, while poison decreases the activity of a catalyst. For example, in Haber's process for manufacturing of ammonia, molybdenum acts as a promoter for iron, which is used as a catalyst. आयरन यहाँ कैटलिस्ट है और मोलिब्डेनम उसकी जो एक्शन है उसको और प्रमोट करता है। अच्छा, एक क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है कि कार्बन मोनोऑक्साइड जो है हैबर्स प्रोसेस में हम कार्बन मोनोऑक्साइड की प्रेजेंस को अवॉइड करते हैं, मतलब वो नहीं चाहते कि वो,
why is necessary to remove carbon monoxide अगर है in Haber's process? The reason is iron here acting as a catalyst. तो आयरन का यहाँ पे कैटालिटिक एक्शन है, लेकिन जो कार्बन मोनोऑक्साइड है इट मेक्स अ कॉम्प्लेक्स विद iron FeCO5 and it binds very strongly with iron. In fact कार्बन मोनोऑक्साइड का ये फीचर ही वहां रिस्पॉन्सिबल भी है जहां पे, क्योंकि आयरन के संग जो हीमोग्लोबिन है, हीमोग्लोबिन का जो आयरन है उसके संग ऑक्सीजन अटैच होके डिफरेंट पार्ट्स में पहुंचता है। लेकिन अगर हम बहुत ज्यादा कार्बन मोनोऑक्साइड इनहेल कर लेते हैं तो हीमोग्लोबिन, क्योंकि ये जो कार्बन मोनोऑक्साइड है, अभी जब हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स पढ़ेंगे तो वी विल सी कि कार्बन मोनोऑक्साइड इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, तो ये O2 को हटा के भी वहां जुड़ जाता है और खुद जुड़ जाता है। तो क्या होता है कि डिफरेंट बॉडी पार्ट्स पे ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाता है, तो और कुछ देर बाद घुटन के कारण ही आदमी मर जाता है, मतलब डिपेंडिंग ऑन द टाइम कितना है। तो ये चीज, तो उसको कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बोलते हैं। यहाँ पे क्या होगा, आयरन का कैटालिटिक एक्शन है, हमें वो आयरन चाहिए फॉर दिस रिएक्शन, लेकिन अगर वो CO जाके उस पर जुड़ गया तो हमारा तो कैटलिस्ट एक कंपाउंड बन के जिसको वापस डिटैच भी नहीं कर पा रहे हैं, तो हमारा कैटलिस्ट ही खत्म हो गया। तो इसलिए CO को हटाना चाहिए। मोलिब्डेनम यहाँ प्रमोटर है। कैटालिसिस एक उसका डिवीजन हो सकता है होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस। कैटालिसिस कैन बी broadly divided into two groups, homogeneous and heterogeneous catalysis. When the reactants and the catalyst are in the same phase, liquid or gas, मतलब reactant liquid है, catalyst भी liquid है, reactant gas है, catalyst भी gases है, दोनों solid वाला scenario नहीं होता है, फिर reaction ही नहीं होती है। The process is said to be homogeneous catalysis. Following are some of the examples of homogeneous catalysis. Oxidation of sulfur dioxide into sulfur trioxide with dioxygen in presence of oxides of nitrogen as the catalyst in the lead chamber process. SO2 से O2 react किया, but nitric oxide is acting as a catalyst. ये सब जैसा याद रखना है, मतलब रटने वाला चीज ही जरा सा है, याद रखने वाली चीजें, पर क्वेश्चंस में कभी कभार ये भी काफी कह सकते हो डिसाइसिव चीजें हो जाती हैं। 4-5 क्वेश्चंस अगर जेई मेन में इस तरीके के आ गए जो बिल्कुल डायरेक्टली फैक्चुअल बेसिस पे हैं, तो अगर हमें वो याद होंगे तो बहुत कम टाइम में हमें 15-20 नंबर मिल जाते हैं, और नहीं तो फिर बैठे भी नहीं तब भी नहीं मिलते, क्योंकि ये तो फैक्चुअल है। The reactant sulfur dioxide, oxygen and the catalyst nitrogen are all on in same phase, gaseous phase में हो रहा है। Hydrolysis of methyl acetate is catalyzed by H+, ये हमने पढ़ा भी है काइनेटिक्स में। एसिडिक हाइड्रोलाइसिस सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में एसिडिक हाइड्रोलाइसिस ऑफ एस्टर, रेट इज गिवन एज KH+ वाटर, ये ऑलमोस्ट बीइंग कैटलिस्ट कंसंट्रेशन कांस्टेंट होता है, वाटर बीइंग इन एक्सेस 55.55, तो ओनली यही अफेक्टिव ऑर्डर काम करता है, सूडो फर्स्ट ऑर्डर, बाकी ये एक अफेक्टिव K बन जाते हैं। लेकिन H+ का अमाउंट अगर बढ़ाएंगे तो रेट बढ़ जाएगा। तो जो एस्टर है मिथाइल एसीटेट, वाटर, HCl से H+ आ रहा है, एसिटिक एसिड बन गया, मिथेनॉल बन गया। एक क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है, आपका इन टेक्स्ट क्वेश्चन भी है, why is the ester hydrolysis slow in the beginning and become faster after some time? कारण बता सकते हो इस रिएक्शन को देख के? एक चीज देखो, H+ की प्रेजेंस इस रिएक्शन को कैटालाइज करती है। तो पहले तो H+ जो HCl से आपने H+ दिया, वो तो कैटलिस्ट है, लेकिन यहाँ पे प्रोडक्ट में एसिटिक एसिड बन रहा है,
तो प्रोडक्ट में जो एसिटिक एसिड बन रहा है वो भी तो थोड़ा H+ फर्निश करेगा सॉल्यूशन में, तो उसके H+ से भी रिएक्शन को फाइनली हेल्प मिलना शुरू हो जाती है। तो जैसे जैसे हम आगे जाते हैं रिएक्शन की रेट बढ़ती है। इन टेक्स्ट क्वेश्चन आपका है भी ये 5.5, why is the extra hydrolysis slow in the beginning and become faster after some time? दो चीज, hydrolysis of sugar is catalyzed by H+ ions, acidic hydrolyzed sugar furnished by sulfuric acid, ये तो इसका रेट ऐसा होता है कि H+ जो H2SO4 से आ रहा है, सुक्रोज एंड वाटर, एस मतलब सुक्रोज, ये भी सूडो फर्स्ट ऑर्डर है। लेकिन क्योंकि इसके प्रोडक्ट में ग्लूकोज और फ्रक्टोज बन रहा है, कोई एसिडिक सब्सटेंस नहीं बन रहा है, तो इसके बारे में ये नहीं कहा जा सकता कि विद टाइम इसकी रेट बढ़ेगी। ये शुरुआत में जैसा मतलब ये विद टाइम के संग ये ऑटो कैटालिसिस, इस प्रोसेस को बोलते हैं सेल्फ कैटालिसिस या ऑटो कैटालिसिस। तो ये ऑटो कैटालिसिस नहीं है, इनफैक्ट KMnO4 की जो रिएक्शन होती है एसिड में वो भी ऑटो कैटालिसिस होती है। Mn2+ जो बनता है वो फिर एज अ कैटलिस्ट काम करता है और रिएक्शन रेट को बढ़ाता है। पर इन सब में मेन बात है कि ये सब होमोजीनियस है, बोथ द रिएक्टेंट्स एंड द कैटलिस्ट आर इन द सेम फेज। Then heterogeneous catalysis. The catalytic process in which the reactants and the catalyst are in the different phase. ज्यादातर केसेस में इसमें कैटलिस्ट सॉलिड होता है और रिएक्टेंट्स गैसेज होते हैं, गैसेज प्लस लिक्विड भी हो सकते हैं, या गैसेज सॉलिड और कैटलिस्ट सॉलिड। Some of the example of heterogeneous catalysis are given below. Oxidation of sulfur dioxide into sulfur trioxide in the presence of platinum. इसमें ऑक्सीजन भी लगेगा। तो ये एक्चुअली जब हम सल्फ्यूरिक एसिड बनाते हैं तो ये प्रोसेस कराता है कॉन्टैक्ट प्रोसेस। SO2 NO से ऑक्साइड होकर SO3 बना रहा था, ये लेड चैम्बर प्रोसेस का होता है, ये आपका होमोजीनियस कैटालिसिस है। और इस तरीके से हो रहा है तो ये हेट्रोजीनस है, क्योंकि ये गैस है पर प्लेटिनम सॉलिड है। द रिएक्टेंट इज इन गैसियस स्टेट व्हाइल द कैटलिस्ट इज इन द सॉलिड स्टेट। तो ये हो गया, इसमें प्लस ऑक्सीजन होना चाहिए। देन कॉम्बिनेशन बिटवीन डाई नाइट्रोजन डाई हाइड्रोजन टू फॉर्म अमोनिया, Haber's process in presence of finally divided iron in Haber's process, that is heterogeneous catalysis। नाइट्रोजन गैस है, H2 गैस है पर आयरन सॉलिड है। ऑक्सीडेशन ऑफ अमोनिया इनटू नाइट्रिक ऑक्साइड in the presence of platinum gauze in Ostwald process, जो HNO3 बनाने के लिए होता है। इससे पहले वाली जो प्रोसेस थी वो कॉन्टैक्ट प्रोसेस की एक रिएक्शन है H2SO4 बनाने के लिए। तो ये रिएक्शन में NH3O2 NO वाटर प्लेटिनम के प्रेजेंस। तो गैसेस में रिएक्टेंट है लेकिन कैटलिस्ट सॉलिड है। Hydrogenation of vegetable oils in the presence of finally divided nickel या प्लेटिनम या पैलेडियम भी हो सकता है, पर हम भी निकल जब यूज करते हैं तो इस रिएक्शन को Sabatier-Sandrens रिएक्शन बोलते हैं। When nickel is used, this reaction is known as Sabatier-Sandrens reaction। ऑर्गेनिक में आएगा। वेजिटेबल ऑयल लिक्विड स्टेट में होता है, हाइड्रोजन गैसियस में, और निकल प्लेटिनम या पैलेडियम अगर दूसरे भी लेते हैं वो सॉलिड में। तो ये भी हेट्रोजीनस का एग्जांपल है। एक लिक्विड में, ये एक एग्जांपल अभी तक क्या था, रिएक्टेंट गैसियस में और कैटलिस्ट सॉलिड में, बट दिस इज वन ऑफ द एग्जांपल वेयर लिक्विड स्टेट भी मिल रहा है रिएक्टेंट का।
तीनों ही स्टेट मिल रही है। तो ये भी एक एग्जांपल याद रखिए, पूछ सकते हैं कोई एग्जांपल जिसमें तीनों स्टेट हो, तो ये। देन एडजॉर्प्शन थ्योरी ऑफ हेटेरोजेनस कैटालिसिस। जो हेटेरोजेनस कैटालिसिस है, नॉर्मली सॉलिड सरफेस है कैटलिस्ट की, और रिएक्टेंट गैसेस है या वेरी रेयरली लिक्विड भी है, पर गैसेस ज्यादातर, मतलब मेनली हम जो मैकेनिज्म पढ़ेंगे वो सॉलिड और गैस के लिए ही पढ़ेंगे ज्यादातर। दिस थ्योरी एक्सप्लेन्स द मैकेनिज्म ऑफ हेटेरोजेनियस कैटालिसिस। The old theory known as adsorption theory of catalysis was that the reactor की कहीं ना कहीं अब सरफेस फिनोमेनन की बात तो करें, सरफेस केमिस्ट्री में पढ़ रहे हैं तो, was that the reactants in gaseous state or in solutions are adsorbed on the surface of the solid catalyst। वो क्या बोल रहे हैं कि जो रिएक्टेंट्स होते हैं गैसेस स्टेट में हो या इवन सॉल्यूशन फेज में हो, लिक्विड फेज में हो, they are adsorbed on the surface of the solid catalyst। The increase in concentration of the reactant on the surface, तो जिस localized surface पे adsorption हुआ solution phase से या गैस से, तो वहां पे heat liberate होगी। तो पहले तो वहां पे increases the rate of reaction क्योंकि concentration बढ़ेगा, and adsorption being an exothermic process, तो वहां पे heat भी इवॉल्व होगा, and this heat is used in utilized to enhance the rate of reaction। तो उस localized point पे जब पहले तो गैस से या लिक्विड सॉल्यूशन से एडजॉर्ब हो गया कैटालिटिक सरफेस पे, सॉलिड कैटालिटिक सरफेस पे, एंड देन वहां पे पहले तो वो कंसंट्रेटेड होने के कारण रिएक्शन रेट बढ़ेगा कि छोटे से स्पेस में पार्टिकल्स आ गए, और उससे जो हीट लिबरेट होगा वो फर्दर रिएक्शन रेट को एनहेंस करेगा। द कैटालिटिक एक्शन कैन बी एक्सप्लेन्ड इन टर्म्स ऑफ द इंटरमीडिएट कंपाउंड फॉर्मेशन। इसी प्रोसेस में क्या होगा, पहले कैटालिस्ट सरफेस पे रिएक्टेंट एडजॉर्ब होंगे, पहले वहां जाएंगे फिर एडजॉर्ब होंगे, एक इंटरमीडिएट बनाएंगे, और फिर वो इंटरमीडिएट वापस डिकम्पोज होगा, फाइनल प्रोडक्ट बनेगा और कैटलिस्ट रिकवर हो जाएगा। जो हमने काइनेटिक्स में भी ये इंटरमीडिएट थ्योरी पढ़ी थी। जो मॉडर्न एडजॉर्प्शन थ्योरी है, द मॉडर्न एडजॉर्प्शन थ्योरी इज द कॉम्बिनेशन ऑफ इंटरमीडिएट कंपाउंड फॉर्मेशन थ्योरी and the old adsorption theory, सबको मिला जुला रूप है। The catalytic activity is localized on the surface of the catalyst, तो उस localized way में catalytic surface पे हो रही है, तो एक surface provide कर रहा है, तो वहां पे सब चीजें छोटे से रीजन में हो रही हैं, अलग अलग स्पॉट्स बन जा रहे हैं, तो उन अलग अलग स्पॉट पे जो रिएक्शंस हो रही हैं, there are many reactions occurring on that surface, same kind of reactions। आज हम जब कोरोजन भी पढ़ते तो ऐसा होता है, कोरोजन में तो क्या होता है, एक आयरन ब्लॉक पे दे आर डिफरेंट सेल्स आर फॉर्म्ड, और हर कोई अपना छोटा सेल में कोरोजन चल रहा है। द मैकेनिज्म इन्वॉल्व्स 5 स्टेप्स। सबसे पहले डिफ्यूजन ऑफ रिएक्टेंट टू द सरफेस ऑफ कैटलिस्ट, कि जो रिएक्टेंट है वो पहले कैटालिटिक सरफेस के पास में डिफ्यूज होके धीरे धीरे वहां पास में पहुंचेंगे। देन दे विल एडजॉर्ब ऑन द रिएक्टेंट, एडजॉर्प्शन ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल ऑन द सरफेस ऑफ द कैटलिस्ट, सेकेंड स्टेप। फिर जाके एडजॉर्ब हुए, एडजॉर्प्शन हुआ, एडजॉर्प्शन होने के बाद वहां पे एनर्जी लिबरेट हुआ होगा, फिजिजॉर्प्शन तो कम हुआ होगा, केमिजॉर्प्शन तो ज्यादा हुआ होगा। कभी कभार टेम्परेचर बढ़ाने से फिजिजॉर्प्शन जो है वो इट में चेंज टू केमिजॉर्प्शन। अकरेंस ऑफ केमिकल, अगर हम रिएक्शन की बात कर रहे हैं तो ज्यादातर वो केमिजॉर्प्शन हो जाएगा। अकरेंस ऑफ केमिकल रिएक्शन ऑन द कैटलिस्ट सरफेस थ्रू फॉर्मेशन ऑफ इंटरमीडिएट, अभी फिगर देखेंगे हम, तो अब क्या होगा,
वहां पे केमिकल रिएक्शन होगा। एक जो आपके जो रिएक्टेंट एडजॉर्ब हुए वो आपस में इंटरेक्ट करेंगे ऑन द कैटालिटिक सरफेस, तो एक इंटरमीडिएट बन जाएगा। एंड देन वो हाई एनर्जी एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स की तरह रहेगा, हाई एनर्जी में रहेगा। फिर डिजॉर्प्शन होगा, रिएक्शन प्रोडक्ट्स फ्रॉम द कैटलिस्ट सरफेस। तो जो प्रोडक्ट है वो निकल जाएंगे और कैटलिस्ट को छोड़ जाएंगे, एंड देयर बाई मेकिंग द सरफेस अगेन अवेलेबल फॉर मोर रिएक्शन टू अकर। रिकवर हो गया कैटलिस्ट, और उसके बाद जो रिएक्शन प्रोडक्ट हैं they will diffuse away from the catalyst surface. The surface of the catalyst, unlike the inner part of the bulk, has free valencies, which भाई जैसे बल्क में इतना फ्री वैलेंसीज नहीं होते क्योंकि वो हर तरफ से रेजिडुअल फोर्सेस नहीं होते, लेकिन सरफेस पे फ्री वैलेंसीज होती हैं जो कि प्रोवाइड करती हैं शीट फॉर केमिकल फोर्सेज ऑफ द अट्रैक्शन, फॉर द अट्रैक्शन। When a gas comes in contact with such a surface, its molecules are held up there due to loose chemical combination. If different molecules are adsorbed side by side, they may react with each other, resulting in the formation of new molecules. Thus, formed molecules may evaporate, leaving the surface for the fresh reactant molecules. This theory explains why the catalyst remain unchanged in mass and chemical composition at the end of the reaction, and is effective even in small quantities, क्योंकि वापस रिकवर तो हो ही जा रहा है, but it does not explain the action of catalytic promoters and catalytic poisons. ये देखो यहाँ पे सबसे पहले स्टेप में ये कोई एक कैटालिटिक सरफेस, ये कैटलिस्ट है और ये फ्री वैलेंसेज हैं। इसके पास डिफ्यूज होके रिएक्टेंट्स मॉलिक्यूल पास में गए, तो ये अभी डिफ्यूजन चल ही रहा है, तो ये प्रोसेस डिफ्यूजन हो रहा है धीरे धीरे, और जाके फिर एडजॉर्प्शन हो गया। तो जब ये इसमें एडजॉर्ब हुए, ए भी एडजॉर्ब हो गया, बी भी एडजॉर्ब हो गया, तो कुछ एनर्जी लिबरेट होगा। तो इसी समय में क्या होगा, जब एनर्जी और लिबरेट हो रहा है तो ये आपस में कुछ इंटरेक्ट करना शुरू करेंगे, तो धीरे धीरे इनके बीच में इंटरेक्शन होकर एक बॉन्ड बन गया, ये इंटरमीडिएट बन गया, इनके बीच में कुछ इंटरेक्शन हो गया, एंड देन डिजॉर्प्शन होगा। तो डिजॉर्प्शन में ये बॉन्ड, ये वाला चीज फिर से टूटेगा, तो ये बाहर हो गया और ये वापस रिकवर हो गया। मैंने बताया भी था कल कि जैसे हाइड्रोजिनेशन वाला केस, कि निकल सरफेस है, सोचो तो ये ऐसा ही हो रहा है। सबसे पहले पास में इसके हाइड्रोजन डिफ्यूज होके इसके पास आया, पहला स्टेप हाइड्रोजन धीरे धीरे डिफ्यूज होके पहले क्लोज आया, फिर ये पहला स्टेप, फिर इसने क्या किया, इस कैटलिस्ट की सरफेस पे इंटरेक्शन किया, पहले फिजिजॉर्प्शन हुआ, पर टेम्परेचर बढ़ाएं तो धीरे धीरे ये केमिजॉर्प्शन में कन्वर्ट होगा, केमिकल बॉन्ड बनेगा। और यहाँ रिएक्शन क्या हुई, यहाँ पे कभी इनके बीच में बॉन्ड बनता है, कभी हो सकता है एनर्जी लिबरेट होने से ये बॉन्ड टूट जाए, तो ये बॉन्ड टूट जाता है, तो रिएक्शन होके इंटरमीडिएट कुछ ऐसा बन गया। और फिर डिजॉर्प्शन में क्या हुआ कि जो हमारे पास एल्कीन है वो जाके इसको अटैक किया इनसाइड से और इसको तोड़ के ले आया, तो ये तो बन गया ऐसा, और ये रिकवर हो गया, एंड देन दीज मॉलिक्यूल्स आर टेकन अवे, डिफ्यूज अपार्ट, दूर चले गए। तो इस तरीके से, तो यही फिनोमिनन यहां भी हो रहा था, हाइड्रोजिनेशन ऑफ, कैटालिटिक हाइड्रोजिनेशन ऑफ एल्कीन्स और एल्काइंस, दोनों इसी तरीके के होते हैं। ये आपका सेन एडिशन होता है, सब बाद में देखेंगे।
तो ये आपका वही फॉलोइंग दिस काइंड ऑफ मैकेनिज्म, जो एडजॉर्प्शन वाला ये मैकेनिज्म था। एडजॉर्प्शन थ्योरी ऑफ हेटेरोजेनियस कैटालिसिस को फॉलो कर रहा है। ये 5 स्टेप में ही होता है। Important feature of solid catalyst. Activity of a catalyst depend upon the strength of chemisorption to a large extent. The reactant must get adsorbed reasonably strong on the catalyst, strongly on the catalyst to become active. क्योंकि अगर reasonably strong नहीं interact करेगा तो energy liberate नहीं होगी. However, they must not get absorbed so strongly that they are immobilized. पर दोनों के बीच में ऑप्टिमिलिटी चाहिए। थोड़ा सा होगा तो भी काम नहीं है, बॉन्ड ही नहीं बन पा रहा है, केमिकल बॉन्ड टाइप की चीज नहीं हो पा रही, पर इतना स्ट्रॉन्ग केमिकल बॉन्ड भी ना बन जाए कि वो उस कैटलिस्ट के संग कैटलिस्ट को एक रिएक्टेंट मान के एक कंपाउंड ही बना दे, वापस हटे ही ना, तो उनके बीच की केमिकल रिएक्शन ही हो जाएगी, तो ये भी नहीं चाहिए। And other reactants are left with no space on the catalyst surface for adsorption. समय पे निकलना भी चाहिए, डिजॉर्ब भी होना चाहिए। It has been found that hydrogenation reactions, the catalytic activity increases from group 5 to group 15. Group 5 आपका वेनेडियम वाला होता है, वेनेडियम, नियोबियम, टेंटालम, और फिर 5 से ग्रुप 11 आपका कॉपर वाला हो जाता है। तो कैटालिटिक एक्टिविटी इंक्रीज होती है क्योंकि इसमें नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पहले बढ़ते हैं, विद मैक्सिमम एक्टिविटी बीइंग शोन बाय द ग्रुप 7 to 9 एलिमेंट। 7 to 9 वाला 7th ग्रुप मैग्नीज फैमिली वाला है, 8th आयरन वाला है, आयरन, रुथेनियम, ऑस्मियम, और कोबाल्ट वाला 9th ग्रुप होता है। तो हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, प्लेटिनम, वाटर बन गया। ये selectivity, the selectivity of a catalyst is its ability to direct a reaction to yield a particular product. Sometimes catalysts are very, very specific in their action. For example, starting with hydrogen and carbon monoxide and using different catalyst, we get different products. Sometimes हो सकता है कि एक ही रिएक्शन के लिए एक साथ कैटलिस्ट काम कर जाए, but sometimes सेम रिएक्टेंट के लिए कैटलिस्ट बदलने से रिएक्शन ही बदल जाए। CO प्लस हाइड्रोजन, कार्बन मोनोऑक्साइड, हाइड्रोजन, निकल की प्रेजेंस में मीथेन और वाटर बनाते हैं। ये इंपॉर्टेंट है, कई का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछ सकते हैं। CO प्लस हाइड्रोजन इन प्रेजेंस ऑफ कॉपर, जिंक ऑक्साइड एंड क्रोमियम ट्राइऑक्साइड, दे फॉर्म मिथेनॉल। और अगर कॉपर केवल ले लें तो दे फॉर्म फॉर्मेल्डिहाइड। तो देखो, जस्ट you are changing the catalyst, product ही बदल गया, पूरा मैकेनिज्म बदल जाएगा। Thus it can be inferred that the action of a catalyst is highly selective in nature. That is, a given substance can act as a catalyst only in a particular reaction and not for all the reactions. It means that a substance which acts as a catalyst in one reaction may fail to catalyze another reaction. Theoretical है, पर theoretical chapter है तो सीधे क्वेश्चंस theoretical वे में ही आ सकते हैं। स्टेटमेंट ही आ गया, कोई बीच में से दे दिया करेक्ट इनकरेक्ट वाली बात। देन कैटालिसिस में ही शेप सेलेक्टिव कैटालिसिस बाय जियोलाइट्स। The catalytic reaction that depends upon the pore structure of the catalyst. And the size of the reactant and product molecule is called shape selective catalysis. कि जिस कैटालिटिक रिएक्शन में कि जो कैटलिस्ट हमारे पास है उसमें पोर्स है मान लो, और उनके पोर की साइज नंबर ऑफ पोर्स पे डिपेंड कर रहा है, एंड साइज ऑफ रिएक्टेंट, प्रोडक्ट मॉलिक्यूल इज कॉल्ड, इस केस में बोलते हैं शेप सेलेक्टिव कैटालिसिस।
Zeolites are good shape selective catalysts because of their honeycomb like structure. तो उनका जो हनीकॉम लाइक स्ट्रक्चर, मधुमक्खी के छत्ते की तरह जो स्ट्रक्चर होता है, जियोलाइट्स एक्ट एज अ वेरी गुड शेप सेलेक्टिव कैटेगरी, मतलब वो जो शेप होती है, दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट फीचर फॉर रिएक्शंस जो कि कैटेलाइज हो रही है उन जियोलाइट्स से. दे आर माइक्रोपोरस एल्यूमिनोसिलिकेट्स. सिलिकेट होता है SiO4 4-, और उसमें हम जब सिलिकॉन के, मैं सिलिकेट्स जब पढ़ाऊंगा, देखिए ये तो जस्ट वहां पे भी ऐसे फैक्ट ही आएंगी. एल्यूमिनो, और उसमें अगर जैसे उसमें अगर सोडियम और सिलिकेट्स होते हैं, पर उसमें अगर आप एल्यूमिनियम को बीच में रिप्लेस कर दो, मतलब सिलिकॉन ऐसा, सिलिकॉन का फ्रेमवर्क होता है, SiO Si फिर O, तो एक बड़ा 3 डायमेंशनल फ्रेमवर्क होता है. बट इसमें क्या होता है, कहीं कहीं पे सिलिकॉन इज रिप्लेस्ड बाय एल्यूमिनियम. तो एल्यूमिनियम से रिप्लेस होगा तो एक वैलेंसी खाली रह जाएगी. सिलिकॉन जो होता है वो टेट्रावैलेंट होता है, एल्यूमिनियम ट्राईवैलेंट होता है, तो वह कहीं कहीं पे वो एल्यूमिनियम आ जाएगा, तो उसको बोलते हैं एल्यूमिनोसिलिकेट्स. द रिएक्शन टेकिंग प्लेस इन जियोलाइट्स डिपेंड अपॉन द साइज एंड शेप ऑफ द रिएक्टेंट and product molecules as well as upon the pores and cavities of the zeolites. They are found in nature as well as synthesized for catalytic selectivity. Zeolites are being very widely used as catalysts in petrochemical industries for cracking of hydrocarbons and isomerizer. Cracking क्या होता है हाइड्रोकार्बन्स का? बड़े बड़े हाइड्रोकार्बन को हीट करके इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट छोटे हाइड्रोकार्बन में ब्रेक करता. और आइसोमराइजेशन हाइड्रोकार्बन्स को अलग आइसोमर में कन्वर्ट करना. तो एन इंपॉर्टेंट जियोलाइट कैटलिस्ट यूज्ड इन पेट्रोलियम इंडस्ट्रीज ZSM-5. It converts alcohol directly into gasoline, petrol by dehydrating them to give a mixture of hydrocarbon. ये इंपॉर्टेंट है. एग्जाम्पल हो गया एक तरह से. तो ये आपका शेप सेलेक्टिव कैटलिस्ट जियोलाइट्स के बारे में बात हुई. देन एंजाइम कैटालाइसिस, ये भी इंपॉर्टेंट है. एंजाइम कैटालाइसिस. Enzymes are complex nitrogenous organic compounds which are produced by living plants and animals. They are actually protein molecules of high molar masses and form colloidal solutions in water. Complex nitrogenous, nitrogen mainly होता है उसमें, organic compounds produced by living plants and animals, actually protein molecules होते हैं of high molar masses and form colloidal solutions in water. They are very effective catalysts, catalyze numerous reactions, especially those connected with natural processes. Numerous reactions that occur in the bodies of animals and plants to maintain the life process are catalyzed by enzymes. The enzymes are thus termed as biochemical catalysts, and the phenomenon is known as biochemical catalysis. Many enzymes have been obtained in pure crystalline state from living cells. However, the first enzyme was synthesized in a laboratory in 1969. एंजाइम कैटालाइज कुछ रिएक्शंस दिए, ये इंपॉर्टेंट है, याद करेगा. क्वेश्चन सीधे इन पे आ सकते हैं कि कौन सा इस रिएक्शन के लिए कौन सा एंजाइम लगेगा, क्योंकि ये वेरी स्पेसिफिक है, हर का अलग अलग है. इन्वर्टेज. इन्वर्टेज एंजाइम कन्वर्ट्स केन सुगर इनटू ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज. ये तो वैसे भी याद रख सकते हैं कि ये इन्वर्जन प्रोसेस है, इसका रोटेशन बदल जाता है डेक्स्ट्रो से लीवो, तो उसके नाम से याद रख सकते हैं कि इसमें एंजाइम इन्वर्टेज लगता है. देन कन्वर्जन ग्लूकोज इनटू इथाइल अल्कोहल. ग्लूकोज को इथाइल अल्कोहल में जब कन्वर्ट करते हैं तो वो आपका हो जाएगा द जाइमेज. The Gymase enzyme converts glucose into ethyl alcohol and carbon dioxide.
ये जाइमेज का काम है। कन्वर्जन ऑफ स्टार्च इनटू माल्टोज, जो कैटलिस्ट यूज होता है स्टार्च को माल्टोज में, मतलब स्टार्च आपका जो है उसे वाटर के साथ हाइड्रोलिसिस करेंगे तो माल्टोज बन जाएगा। माल्टोज के ही पॉलीमर से स्टार्च बना, तो इसके लिए यूज होता है डायस्टेज। कन्वर्जन ऑफ माल्टोज इनटू ग्लूकोज, तो इसके लिए माल्टोज को ग्लूकोज में जब कन्वर्ट करते हैं फर्दर ब्रेक करके, ये आपका डाइसैक्राइड है, और इसको फर्दर जब ग्लूकोज बनाते हैं तो उसके लिए माल्टेज यूज होता है। यूरिया इनटू अमोनिया एंड कार्बन डाइऑक्साइड, इसके लिए यूरिएज, तो ये भी याद रखना आसान है। माल्टोज से ग्लूकोज माल्टेज, माल्टोज से, लेकिन ग्लूकोज से जो हमने स्टार्च से माल्टोज बनाया वो आपका डायस्टेज है। दिस वन इज जाइमेज एंड दिस वन इज इन्वर्टेज। तो ये आपको याद रखना होगा। इन स्टोमक द पेप्सिन एंजाइम कन्वर्ट्स प्रोटीन्स इनटू पेप्टाइड्स, while in intestine the pancreatic trypsin converts proteins into amino acids by hydrolysis। मतलब ये भी संग में, ये देखो ये पूरा आपका लिखा ही है, टेबल इंपॉर्टेंट है। इन्वर्टेज सोर्स ईस्ट, सुक्रोज converts to glucose and fructose। जाइमेज अगेन सोर्स ईस्ट, ग्लूकोज, इथाइल अल्कोहल एंड कार्बन डाइऑक्साइड। डायस्टेज सोर्स माल्ट, स्टार्च से माल्टोज। माल्टेज से इज द एंजाइम, ईस्ट से मिलता है, माल्टोज से ग्लूकोज। यूरिएज सोयाबीन से मिलता है, यूरिया से अमोनिया एंड CO2। पेप्सिन स्टोमक सोर्स, स्टोमक में होता है। प्रोटीन कन्वर्ट टू एमिनो एसिड्स, पेप्टाइड्स। प्रोटीन्स क्या होते हैं, जब एमिनो एसिड्स काफी मिलके पॉलीमराइज होते हैं तो दे मेक प्रोटीन्स। तो लेकिन जब एमिनो एसिड्स ब्रेक होता है पेप्सिन की प्रेजेंस में स्टोमक में, तो दे गिव, प्रोटीन ब्रेक होता है तो दे गिव एमिनो एसिड्स। पैंक्रियाटिक ट्रिप्सिन इंटेस्टाइन में प्रोटीन को कन्वर्ट करता है एमिनो एसिड में। और एक लैक्टोबैसिली एंजाइम सोर्स कर्ड, मिल्क को कर्ड में कन्वर्ट करता है। ये चीज, तो ये आपको टेबल याद करना है, लेकिन फिर मतलब याद करना है, पर समटाइम्स एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आ जाता है कि याद नहीं है तो यही नंबर लूज हो जाता है। जेई एडवांस में रिलेटिवली इस तरह क्वेश्चंस कम आते हैं, पर जेई मेन में काफी आते हैं। मतलब जेई मेन में आप यू कैन नॉट बी श्योर कि 2-4 क्वेश्चन तो इस तरह से आते ही हैं जो बिल्कुल थ्योरेटिकल टाइप के हैं। मतलब स्पेसिफिकली लास्ट 2-3 इयर्स में जब से ये एनटीए वाला एग्जाम शुरू हुआ है, बिफोर एनटीए क्वेश्चंस इतने, समटाइम्स कुछ क्वेश्चन जो आजकल आते हैं जो बिल्कुल आपका रटने वाला चीज पे डिपेंड करते हैं, पहले इतना नहीं आता था। लेकिन आजकल क्वेश्चन है वो एनसीईआरटी से ही आता है, पर ऐसे मिला जुला के आएगा कि अगर आपको चीजें याद है तो आप कर पाओगे, नहीं तो फिर बात ही नहीं है। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंजाइम कैटालाइसिस। एंजाइम कैटालाइसिस के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? एंजाइम कैटालाइसिस इज वेरी यूनिक इन इट्स एफिशिएंसी एंड हाई डिग्री ऑफ स्पेसिफिसिटी, बहुत स्पेसिफिक होते हैं। फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स आर एग्जिबिटेड बाय एंजाइम कैटलिस्ट। मोस्ट हाईली एफिशिएंट, 1 molecule of an enzyme may transform around 1 million molecules of the reactant per minute। एक एंजाइम मॉलिक्यूल 1 मिनट में, मतलब पहले किया फिर हट गया फिर किया, तो ये तो रिकवर होता है ना, तो 1 मिनट में 1 मिलियन मॉलिक्यूल्स को रिएक्ट करा सकता है। हाईली स्पेसिफिक नेचर, ये तो हम अभी देख ही चुके हैं। Each enzyme is specific for a given reaction. One catalyst cannot catalyze more than one reaction. For example, the enzyme urease catalyzes the hydrolysis of urea only. It does not catalyze hydrolysis of any other amide.
highly active under optimal temperature. The rate of an enzyme reaction become maximum at a definite temperature called the optimum temperature. On either side of the optimum temperature, चाहे उससे कम हो चाहे उससे ज्यादा हो, enzymatic activity जो है वो decrease हो जाएगी. The optimum temperature range for enzymatic activity is 298 Kelvin to 310 Kelvin. Human body temperature being 310 Kelvin is suited for enzyme catalyzed reactions. Highly active under optimal pH. फिर एक ऑप्टिमल pH पे सबसे अच्छा काम करते हैं, मैक्सिमम रिएक्शन रेट होता है, उसके ईदर साइड पे इनकी एक्टिविटी कम हो जाएगी. यूजुअली इनकी pH वैल्यूज ये 5 to 7. अब यही क्वेश्चन आ जाए कि ऑप्टिमल pH फॉर एंजाइम एक्शन, तो है तो बिल्कुल थ्योरेटिकल क्वेश्चन, बुक में जैसे ही देखोगे आंसर मिल जाएगा, पर वहां पे याद नहीं आया तो गड़बड़ हो जाएगा. तो ये सब चीजें भी जब हम एग्जाम के लिए पढ़ रहे हैं तो इन चीजों को भी ध्यान देना है, अलॉन्ग विथ लॉजिकल थिंकिंग, डिफिकल्ट प्रॉब्लम, वो सब तो है, पर इनको भी आप इग्नोर नहीं कर सकते. इंक्रीज एक्टिविटी इन प्रेजेंस ऑफ एक्टिवेटर्स एंड कोएंजाइम्स. The enzymatic activity is increased in the presence of certain substances known as coenzyme, जिसको हम promoter बोल रहे थे. It has been observed that when a small non-protein vitamin is present along with an enzyme, the catalytic activity is enhanced considerably. तो कई काम लोग बोलते हैं कि भाई बॉडी में ये वाला काम करना है तो ये काम तो करेगा, पर विटामिन जरा दे दोगे तो और अच्छा काम करेगा. तो विटामिन जो है वो बेसिकली कोएंजाइम्स है, वो एंजाइम के एक्शन को हेल्प करे. तो जैसे वहां कैटलिस्ट में जो काम प्रमोटर का था, यहाँ पे वही ये प्रमोटर है बेसिकली. एक्टिवेटर्स आर जनरली मेटल आयंस सच एज सोडियम आयन, मैग्नीज 2+, CO2+, Cu2+, etc. These metal ions, when weakly bonded to enzyme molecules, increase their catalytic activity. Amylase in ये सब example important है. Amylase चाहे तो अलग से एक पेज पे इनके बारे में इन पॉइंट्स को अलग निकाल लो. Amylase in presence of sodium chloride, Na+ ions are catalytically very reactive. Influence of inhibitors and poisons like ordinary catalyst. Enzymes are also inhibited or poisoned by the presence of certain substances. The inhibitors or poisons interact with the active functional group of the enzyme. वो करते क्या है कि वो जाके जो उनका एक्टिव, जैसे नाइट्रोजिनस एंजाइम्स जो हैं तो उसमें एमिनो एसिड्स और कुछ इस तरीके की चीज हुई, तो उनका जो मेन फंक्शनल ग्रुप है उस पे जाके ही वो अटैक कर देते हैं, उसको खराब कर देते हैं. And often reduce or completely destroy the catalytic activity of the enzyme. The use of many drugs is related to their action as enzyme inhibitors in the body. कभी कभार हमें किसी एंजाइम के एक्शन को स्लो डाउन भी करना पड़ता है कुछ कारणों से, तो वो इनहिबिटर्स हो जाएंगे. मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम कैटालाइसिस. मैकेनिज्म क्या होता है, क्योंकि बहुत स्पेसिफिक है. जैसे एक ताले की हम बोलते हैं एक ही चाबी होती है, वैसे ही एक रिएक्शन के लिए एंजाइम बिल्कुल उसकी चाबी है. तो वो जो एंजाइम से खुलेगा, जो एंजाइम से कैटालाइज होगा, वही उसी से होगा. बड़ा स्पेसिफिक है, एक ही चाबी है. There are number of cavities present on the surface of colloidal particles of enzyme. Enzyme colloidal solution हो गया, colloids surface chemistry की तरह डील होंगे, तो सरफेस पे ही हो रही हैं चीजें. These cavities are of characteristic shape and possess active groups such as amino group, acidic group, SH, thiol group, alcohol group. These are actually the active centers on the surface of एंजाइम पार्टिकल. जो हमने बोला था ना, यही आपके एंजाइम्स के क्वेश्चन आ सकता है कि एंजाइम के जो फंक्शनल ग्रुप्स होते हैं वो क्या होते हैं. एमिनो एसिड याद रखो, तो एसिड और एमिनो तो यही आ गया.
अल्कोहल ग्रुप भी हो सकता है और थायोल ग्रुप भी हो सकता है। द मॉलिक्यूल ऑफ द रिएक्टेंट विच हैव कॉम्प्लीमेंट्री शेप, जैसे ये सोचो, ये कीलॉक मैकेनिज्म कहलाता है। ये सबस्ट्रेट है जिसमें एक इस तरीके का पोर है, और जो ये एंजाइम है उसके पास बिल्कुल एक ऐसा शेप है, एक पर्टिकुलर एंजाइम के पास। कि वो जाके एग्जैक्टली इसमें फिट हो जाएगा। तो ये तो एक स्पेसिफिक एंजाइम का ये काम होगा। हर कोई तो ऐसा एक जैसा, एक के एंजाइम का एक ही शेप है, तो ये जाके इसमें फिट हो गया। तो E+S, E इज द, जैसे कैटलिस्ट, यहाँ पे E मतलब कैटलिस्ट। हमने कुछ काइनेटिक्स में कुछ रिएक्शंस ऐसी लिखी भी है, तो E+S जो आपके कुछ क्वेश्चंस मैंने दिए थे, तो E+S ये बन गया एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स। इंटरमीडिएट वाली बात भी कह सकते हो। ये हो गया, फिर जाके ये इसको तोड़ेगा, अंदर जाके जो है ट्रांजिशन स्टेट हो गया, और फिर टूट के इसको ब्रेक कर देगा दो प्रोडक्ट में, और खुद वापस बाहर निकल जाएगा, रिकवर हो गया। तो ये फाइनल प्रोडक्ट, इसका ऐसा ग्राफ ऐसा कुछ हो गया। अगर एक बार ही हुआ, फिर हो सकता है इस पे भी कोई एंजाइमेटिक एक्शन हो दूसरा एंजाइम का, तो फिर वो दूसरे दो स्टेप हो जाएगा। Which have complementary shape fit into these cavities just like a key fits into a lock, key lock mechanism. On account of the presence of active groups, an activated complex is formed which is then decomposed to yield the product. Thus the enzyme catalyzed reactions may be considered to proceed in two steps: binding of enzyme to substrate to form an activated complex। मतलब ये दो स्टेप में लिखा है, पर एक्चुअली ये रिएक्शन वन स्टेप मैकेनिज्म है। ये बना एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स, और फिर ये आ गया, और फिर ये टूट के E+P। तो ये आपका मैकेनिज्म, ये आपका ये वो चीज वो हो गया ट्रांजिशन स्टेट पे जो चीज है, तो ये चीज, तो इसका एक्शन हो गया। कैटलिस्ट्स इन इंडस्ट्री, some of the important technical catalytic processes are listed in the table to give an idea about the utility of catalyst in industries. Haber process, पहले भी पढ़ा है, एक बार फिर से इन्होंने दे दिया। Haber process for the manufacturing of ammonia, nitrogen, hydrogen, giving ammonia, ये रिएक्शन हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर पे होता है। ऑल्दो एक्सोथर्मिक होने के बाद भी हाई टेम्परेचर चाहिए। तो अब आप समझ सकते हो कि ऐसा नहीं है कि जब हम बोलते हैं कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन लो टेम्परेचर पे फेवर होती है, तो मतलब लो टेम्परेचर, मतलब आपको ऑप्टिमल टेम्परेचर तो चाहिए ही, वरना तो एक्टिवेटेड स्टेट ही नहीं पहुंचेगी। उसके बाद और नहीं बढ़ाना है अगर रिएक्शन एक्सोथर्मिक है। फाइनली डिवाइडेड आयरन मोलिब्डेनम एज प्रमोटर, CO यहाँ पे इनहिबिटर का काम कर देगा अगर कार्बन मोनोऑक्साइड है, जो कि Fe के संग मिलकर कॉम्प्लेक्स बना देगा। 200 बार प्रेशर, वेरी हाई प्रेशर एंड दिस मच टेम्परेचर। ओस्टवाल्ड प्रोसेस, और कैटलिस्ट आपका मोलिब्डेनम है, आयरन है, और प्रमोटर मोलिब्डेनम है। CO को दूर रखना है जिससे FeCO5 ना बन जाए, कॉम्प्लेक्स फायरन के संग ना बन जाए। ओस्टवाल्ड प्रोसेस जो कि नाइट्रिक एसिड की मैन्युफैक्चरिंग के लिए यूज होता है। अमोनिया जो कि चाहे तो हम हेबर प्रोसेस से पहले बनाते हैं,
इनफैक्ट जब प्लांट लगते हैं तो पहले जो इंडस्ट्री HNO3 बनाएगी वो एक प्लांट अमोनिया फॉर्मेशन का भी लगाएगा। ओस्टवाल प्रोसेस फॉर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ नाइट्रिक एसिड, नाइट्रिक अमोनिया जो बना या कहीं से आपके पास जहां से भी आया उसे ऑक्सीजन के संग ऑक्सीडाइज करते हैं नाइट्रिक ऑक्साइड और वाटर में। नाइट्रिक ऑक्साइड इज फर्दर ऑक्सीडाइज्ड टू ब्राउन गैस NO2 which is पैरामैग्नेटिक। NO2 प्लस वाटर, केवल 2 ही नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स कलर्ड होते हैं। कौन कौन से बताओ? नाइट्रोजन के केवल 2 ही ऑक्साइड कलर्ड होते हैं। अब तो इनऑर्गेनिक हम पढ़ रहे हैं, कौन कौन से और क्या कलर होता है? ब्राउन। कौन कौन से नाइट्रोजन के ऑक्साइड कलर्ड होते हैं बताओ? NO2 ब्राउन। NO2 ब्राउन NO2 होता है। N2O4 कलरलेस होता है, पर N2O4 कलरलेस होता है, NO2 ब्राउन होता है। और N2O3 ब्लू, N2O3 ब्लू, बाकी सब कलरलेस। तो NO से NO2 बन गया और NO2 वाटर और ऑक्सीजन फर्दर ऑक्सीडाइज होके HNO3 बन गया। इसमें कैटलिस्ट होता है प्लेटिनाइज्ड एस्बेस्टस। ये रिएक्शन आप देखोगे तो यहां याद हो गई तो आपका वहां भी काम खत्म हो गया। पी ब्लॉक में भी ये 3 रिएक्शन दिए हुए, वहां याद कर लिया तो यहाँ पे हेल्प मिल गई। तो अब आप उस स्टेज पे पहुंच चुके हो कि देखोगे तो आपको इतना आपस में रिलेशनशिप मिलेगा कि हर चीज अलग अलग नहीं है। ऑर्गेनिक में भी ऐसा ही, जब पढ़ना शुरू करेंगे तो पहले 1.5 महीना में मेहनत बहुत है, अगला 1.5 महीना 2 महीना तो जो पहले हाफ में पढ़ेंगे उसी को हम लोग रीप करेंगे। प्लेटिनाइज्ड एस्बेस्टस, टेम्परेचर 573 केल्विन। कॉन्टैक्ट प्रोसेस जो कि सल्फ्यूरिक एसिड बनाने के लिए है। SO2 को O2 के संग रिएक्ट करके SO3 बनाते हैं। प्लेटिनाइज्ड एस्बेस्टस और वेनेडियम पेंटाऑक्साइड, टेम्परेचर इज अगेन वेरी हाई 673 723। अगर कैटलिस्ट को यूज नहीं करें तो टेम्परेचर इवन और हाई लेना पड़ेगा। SO3 H2SO4 H2H2O7 बनाते हैं। H2H2O7 इसलिए बनाते हैं कि जिससे हम हाईली कंसंट्रेटेड ले सके, क्योंकि वैसे तो SO3 में अगर थोड़ा वाटर ऐड डालोगे तो H2SO4 बन जाएगा, पर पहले वाटर ही डालते हैं, पर उसे वाटर H2SO बना उसे और SO3 से रिएक्ट करते हैं, मतलब उसको कॉन्सेंट्रेट कर रहे हैं, तो ओलियम बन गया। एंड ये वाटर से रिएक्ट करके अल्टीमेटली या कभी कभार इसी फॉर्म में भी रह सकते हैं, तो आपके पास ये हाईली कॉन्सेंट्रेटेड कमर्शियल ग्रेड सैंपल मिलेगा। ये why is the ester hydrolysis show slow in the beginning and becomes faster after some time? रीजन क्या है? तो प्रोडक्ट H+ प्रोवाइड कर देता है। प्रोडक्ट जो एसिटिक एसिड प्रोडक्ट जो कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है वो भी H+ प्रोवाइड कर देता है, तो सेल्फ ऑटो कैटालाइसिस हो जाता है। ऑटो कैटालाइसिस का एक एग्जांपल और एसिडिक मीडियम में KMnO4 की रिएक्शन Mn2+ ऑटो कैटालिसिस करता है। जो हमने पढ़ा भी, हमने KMnO4 के साथ ये बात पढ़ी भी थी वॉल्यूमेट्रिक में। व्हाट इज द रोल ऑफ डिजॉर्प्शन इन द प्रोसेस ऑफ कैटालिसिस? डिजॉर्प्शन होना जरूरी है जिससे कैटलिस्ट फ्री हो सके और वो दूसरे रिएक्टेंट मॉलिक्यूल को मौका दे सके, अदरवाइज तो प्रोडक्ट बन के ही रह जाएगा, है ना। दो चीज, तो जितना इफेक्टिवनेस इस बात की है कि एडजॉर्प्शन हो, रिएक्शन हो, उसके संग ये भी जरूरी है कि वो कैटलिस्ट फ्री भी हो जाए कुछ देर बाद। डिजॉर्प्शन इज एज इंपॉर्टेंट एज एडजॉर्प्शन था। In Haber's process, hydrogen is obtained by reacting methane with steam in presence of NiO as catalyst. तो हाइड्रोजन पहले बनाया, प्रोसेस इज नोन एज स्टीम रिफॉर्मिंग। फिर ये पूछा why is it necessary to remove CO when ammonia is obtained by Haber's process? तो वो तो पहले ऐसे ही वैसे इंफॉर्मेशन दिया है, तो इसमें CO को क्यों रिमूव करना चाहिए?
क्योंकि एक्चुअली ये बोल रहे हैं कि भाई CO आएगा कहाँ से। ये जरा सा मतलब क्वेश्चन ये दिमाग में आ सकता है, क्या ये बार बार CO बोल रहे हैं, अरे हम CO लिए ही नहीं तो CO आएगा कहाँ से। पर होता क्या है कि हाइड्रोजन जो हेबर्स प्रोसेस में चाहिए, मतलब इस बात को समझने की कोशिश करो कि इस क्वेश्चन में एक्चुअली उन्होंने आपको क्या बताने का, एक और क्या बताने की वो चीज है। इनफैक्ट बहुत पहले बुक में ये वाला क्वेश्चन में केवल यही था। इनफैक्ट मेरे पास जो पुरानी बुक है उसमें क्वेश्चन ये है, व्हाई इज इट नेसेसरी टू रिमूव CO व्हेन अमोनिया इज ऑब्टेन्ड बाय हेबर प्रोसेस। तो आंसर वही है, बट इट में कंफ्यूज अस कि यार ये CO की बात कहां से आई। हम इतनी देर से तो हम बोल रहे हैं N2H2 Fe मोलिब्डेनम, तो हम CO ले ही नहीं रहे, तो CO आएगा क्यों। तो रीजन ये है कि हेबर्स प्रोसेस में जो हाइड्रोजन की रिक्वायरमेंट होती है उसे हम सेटिस्फाई करते हैं मीथेन को रिएक्ट करके विद स्टीम और NiO कैटलिस्ट के साथ। तो ये प्रोसेस जब होगा ना, तो मीथेन से हाइड्रोजन तो बन जाएगा, पर स्टीम और वो जो कार्बन है, कार्बन और ऑक्सीजन भी रिएक्ट करके कार्बन मोनोऑक्साइड बन जाएगा। तो जो कार्बन मोनोऑक्साइड बना, हमें एक फायदा तो ये हो गया कि हाइड्रोजन मिल गया, लेकिन जो कार्बन मोनोऑक्साइड बना उसको रिमूव करना जरूरी है, क्योंकि अगर वो रिमूव नहीं किया गया तो हमारी इस प्रोसेस को वो खराब कर देगा, क्योंकि वो कार्बन मोनोऑक्साइड आयरन के संग जुड़ जाएगा, और आयरन के संग वो इतना स्ट्रांगली जुड़ेगा कि वो N2H2 के लिए तो जगह ही नहीं छूटेगी, और वो आयरन इज नो लॉन्गर अ कैटलिस्ट, इट हैज बिकम अ कंपाउंड FeCO5। बात समझे? Yes, sir. Yes, sir. इसलिए जरूरी है, एंड दैट्स व्हाई CO इज कमिंग इनटू पिक्चर। मतलब बार बार CO को आना क्यों है, CO इस वाले स्टेप से आएगा। तो ये आपका हो गया इस पे बेस्ड, जो हमने मेनली एडजॉर्प्शन पे बेस्ड, क्योंकि कैटालिसिस के तो एग्जांपल ये वही आपके थ्योरेटिकल क्वेश्चन ही ज्यादा है। तो ये DPP मतलब जितना हमने पढ़ा है उससे रिलेटेड, अगले सैटरडे संडे को वी विल कंप्लीट द कॉलॉइड्स एंड माइसेल्स एंड एमल्शंस। लेकिन तब तक ये वाला जो DPP है इसमें 10 क्वेश्चन ये हैं, एंड DET में भी आपके 30 क्वेश्चंस हैं, टोटल 40 क्वेश्चंस हैं। ये मैं अभी भेज दूंगा, डू इट। तो ये चीज ठीक है, तो आज हम लोग यहीं पे खत्म करेंगे, और अगले जो 2 क्लासेज और जो इसकी होंगी सरफेस केमिस्ट्री की, उसमें कॉलॉइड्स, एमल्शंस एंड कॉलॉइड्स, माइसेल्स एंड एमल्शंस, ये सब पढ़ेंगे। ठीक है।